गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में इन तीनों कोशिकाओं के बारे में अध्ययन कर लिया था, फिर भी एक बार वापस से इनको रिवाइज करते हैं। जैसे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होती है, वो कहाँ पाई जाती है? जो अफरेंटल और इफरेंटल ब्लड नलिकाएँ होती हैं उनकी दीवारों में उपस्थित होती है। जो इनकी कणिकाएँ होती है, जो इनकी कणिकाएँ सेल्स होती है, उनके द्वारा किसका निर्माण होता है? रेनिन का स्त्रावण होता है। जो ये एल्ड्रेनिन से एल्डोस्टेरोन का नियंत्रण करती है। और फिर आगे वाली जो कोशिका है वो कहलाती है मैकुला डेंसा सेल्स। यही डीसीटी की सघन स्तंभाकार कोशिका है जो रसायन संवेदी के रूप में काम करती है। तीसरी कोशिका थी लिसिस सेल, पोल्किशन सेल। नेफ्रॉन में रक्त प्रवाह कम होने पर इस उपकरण में रक्त प्रवाह को मापने की क्षमता होती है। ठीक है। अब जैसे किडनी में उपस्थिति के आधार पर नेफ्रॉन ना दो प्रकार के होते हैं। जो किडनी में है ना, जैसे नेफ्रॉन दो प्रकार से पाए जाते हैं, जैसे वलकुट भाग में और एक मेडुला भाग में, और एक मेडुला भाग में और एक कोर्टेक्स भाग में। ठीक है। तो जो मध्यांश भाग में पाया जाता है वो अलग कार्य करता है, और जो कोर्टेक्स भाग में पाया जाता है वो अलग कार्य करता है। मतलब कार्य तो समान है, परंतु ये जो इनकी जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, वो अलग अलग होती है। जैसे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स और वल्कुटी नेफ्रॉन्स, इसको सुपरफिशियल नेफ्रॉन भी कहते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, इनमें हेलने का लूप बड़ा तथा इसका अधिक भाग मेडुला में होता है। मतलब इनमें है ना हेलने का लूप बड़ा होता है, और जो इनका अधिकांश भाग है ना मेडुला में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये मतलब जिससे मैंने आपको बताया था कि हेलने का लूप जिसमें बड़ा होगा, किसमें बड़ा होता है हेलने का लूप? डेजर्ट एनिमल्स में। तो ये है ना डेजर्ट एनिमल्स में पाया जाता है, मिडुला में होता है। और इसमें वल्कुटी नेफ्रॉन में एल एल ओ एच लूप ऑफ हेलने थोड़ा छोटा है, इसका बहुत कम भाग, यह थोड़ा छोटा होता है और इसका बहुत कम भाग मेडुला में उपस्थित होता है। मतलब सर्वाधिक किसमें पाया जाएगा? कोर्टेक्स में, है ना, कोर्टेक्स में पाया जाता है। कुल नेफ्रॉन के 15% भाग होता है। मतलब जो कुल नेफ्रॉन है उसका 15% भाग ही काम करता है या भाग ही प्रेजेंट अवेलेबल होता है। और इसमें कुल नेफ्रॉन के 85% भाग काम करता है या प्रेजेंट होता है। बॉडी में जब जल की कमी होने पर इन्हीं के द्वारा जल संतुलन होता है। जब बॉडी के अंदर जल की कमी हो जाती है तो इसी के द्वारा, किसके द्वारा? जक्स्टामेडुलरी द्वारा किसका जल का संतुलन या कंट्रोल किया जाता है। और इसके अंदर जब जल पर्याप्त मात्रा में हो तब जल का संतुलन इसके द्वारा किया जाता है? वल्कुटीय नेफ्रॉन द्वारा। जल पर्याप्त होने पर जल का संतुलन करता है कौन? वल्कुटीय नेफ्रॉन। चौथा पॉइंट है मैकुला डेंसा या मैकुला डेंसा प्रेजेंट रहता है और रेनिन का फॉर्मेशन करता है, जो लीवर में बनने वाले एंजियोडेंसिनोजन को क्या करता है? एक्टिव करता है। और इसमें मैकुला डेंसा एब्सेंट रहता है। अब जैसे यूरिन के आगे, अब इसमें कौन सा टॉपिक रह गया? इसमें टॉपिक रह गया यूरिन फॉर्मेशन, मतलब यूरिन का निर्माण, और जो इसके अंदर जो प्रेशर काम करते हैं और वो है। तो अपन स्टडी करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की। तो यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरणों में कंप्लीट होती है। एक होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, एक होती है रीएब्जॉर्प्शन, और एक होती है ट्यूबुलर एक्सक्रेशन, प्राणिस्यंदन, पुनः अवशोषण और नली के उत्सर्जन। एक नंबर है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो ग्लोमेरुलस भाग है ना, ग्लोमेरुलस तथा बोमन कैप्सूल में लगभग 10 से 20 mmHg दाब के प्रभाव में प्रिया निस्संदन क्रिया संपन्न होती है, जिससे ब्लड प्लाज्मा से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के रूप में बोमन कैप्सूल्स पर पहुंचता है। प्रिया निस्संदन की क्रिया में निम्न दाब सहायक होते हैं। ठीक है। जो प्रिया निस्संदन की क्रिया होती है, जो ग्लोमेरुलस बोमन संपुट पाई जाती हैं, जो बोमन कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं, पोडोसाइट सेल्स होती है, वहाँ पे प्रिया निस्संदन की क्रिया संपन्न होती है। तो उनके अंदर जो अलग अलग दाब सहायक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर GBHP कितना होता है? 60 से 75 mmHg। ब्लड कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर BCOP 32 mmHg। कैप्सुलर
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर CHP 18 mmHg, मतलब ये तीनों होते हैं। अब इन तीनों का जो नेट प्रेशर होता है ना वो निकालते हैं अपन, है ना। नेट फिल्ट्रेशन दाब, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर GPHP माइनस BCOP प्लस CHP। तो जो GBHP होता है वो होता है 60, इसमें माइनस में करते हैं अपन 32 + 18, जैसे इसमें आएगा 10 mmHg से 25 mmHg, ठीक है। पर्यानिषेधन की क्रिया से बोमन कैप्सूल में पहुंचने वाला पदार्थ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है। जो नेट फिल्ट्रेशन दाब है ना अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। पर्यानिषेधन की क्रिया से बनने वाला कैप्सूल में बनने वाला पदार्थ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है। इस फिल्ट्रेट में जल, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वसीय अम्ल, विभिन्न आयंस एवं लवण पाए जाते हैं। प्रति मिनट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की दर 125 ml प्रति मिनट होती है, अतः 24 घंटे में यह लगभग 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्टर का निर्माण करता है। अब इसके अंदर होती पुनः अवशोषण। एक नंबर था पर्यानिषेधन, दूसरा है पुनः अवशोषण। जैसे पुनः अवशोषण किन किन चीज़ों का पुनः अवशोषण होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से खनिज, पोषण पदार्थ एवं जल का पुनः अवशोषण नली के भागों में होता है। नली के भाग कौन कौन सी थी, PCT, DCT और हेलनिका लूप। तो PCT में होता है जल का प्रासरण, ओस्मोसिस। क्लोराइड व अन्य लवण का क्या होता है, विसरण होता है। अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का क्या होता है, सक्रिय पुनः अवशोषण, है ना। ATP इसके अंदर खर्च होते हैं, इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है और ऊर्जा लगती है। इसके अंदर 65 पुनः अवशोषण हो जाता है, ठीक है। खनिज पदार्थ हो या सर्वाधिक जल का सबका पुनः अवशोषण 65 किस में हो जाता है, PCT में। मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वाधिक नेफ्रॉन के किस भाग में सर्वाधिक या किडनी के कौन से भाग में सर्वाधिक जल का पुनः अवशोषण होता है, तो PCT, है ना। नंबर 2 है LOH, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के अंदर अवरोही भुजा और आरोही भुजा होती है। अवरोही भुजा में क्या होता है, जल का अवशोषण। आरोही भुजा में जल के लिए अपारगम्य है, जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है। लेकिन जो लवणों है ना, लवण होते हैं, साल्ट वगैरह होते हैं, आयंस वगैरह होते हैं, उनके लिए क्या होती है, पुनः अवशोषण होता है। किसमें, आरोही भुजा में। अब तीसरा भाग है DCT। इसके अंदर है ना एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है। जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ना वो सोडियम आयंस का पुनः अवशोषण करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, तो वो होता है सोडियम आयंस का पुनः अवशोषण करता है। एक होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यह जल का पुनः अवशोषण बढ़ाता है, ठीक है। जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये जल का पुनः अवशोषण बढ़ाता है। यह दोनों हार्मोन्स संग्राहक पर भी कार्य करते हैं। जो संग्राहक नलिका होती है, संग्राहक नलिका, उसके ऊपर भी कार्य करते हैं। तीसरा है नलिकीय उत्सर्जन। नेफ्रॉन के नाभिकीय भागों से इनके चारों ओर स्थित रक्त नलिकाओं के जाल से उत्सर्जित पदार्थों को इनमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसे PCT में विभिन्न दवाइयों के लवण और साल्ट होते हैं। हेलने के लूप में मुख्यतः यूरिया को उत्सर्जित किया जाता है। और DCT में है ना पोटेशियम हाइड्रोजन आयंस, HCO3 आयंस एवं अमोनिया को उत्सर्जित किया जाता है। ये हो गया नलिकीय उत्सर्जन, मतलब इसके तीनों पार्ट हो गए। अब आपके इस टॉपिक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है, और उसके बाद में है इसके अंदर डिजीज़ होने वाली। डिजीज़ वगैरह वो स्टोन्स वगैरह किडनी के अंदर जो पथरी वगैरह होती है उसका है, और एक दो डिजीज़ और है। तो इसका स्टडी अपन करेंगे कल यह अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे से स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, है ना। आगे से स्टार्ट नया टॉपिक करेंगे। थैंक यू।